केशव बलिराम हेडगेवार, आरएसएस के पहले सरसंघचालक और संस्थापक। जब मैं आपकी किताब भी पढ़ रहा हूँ, चैप्टर 2 में आपने किस्से लिखे हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो एक ऐसे युवा हैं जो ब्रिटेन के महारानी के जन्मदिन पर मिठाई फेंक देते हैं, मिलती है तो नहीं खाते, और कांग्रेस में भी शामिल हैं वो कहीं, और आज़ादी के आंदोलन में भी ऐसा नहीं बिल्कुल उससे अछूते हैं, वो भी ठीक है, उसमें भी हैं। लेकिन जब उन्होंने आरएसएस बना लिया तो फिर क्या कारण था कि उन्होंने आरएसएस को आज़ादी की लड़ाई से दूर रखा, या फिर ये एक अफवाह है कि आरएसएस दूर था? नहीं, आरएसएस दूर तो था। मतलब आप आरएसएस बनने के पहले की जो मेन, मैं मानता हूँ कि अगर आप हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था तो 3 मेजर कॉन्फ्लिक्ट या फिर प्रोटेस्ट के जो हाई पीक्स मानते हैं हम लोग। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1919 से लेके 20-21 तक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत आंदोलन, डांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस, और फाइनली जाके क्विट इंडिया मूवमेंट। ये 3 सबसे हाई पॉइंट्स हैं। इन तीनों में इनका एब्सेंस पूरी तरह से देखने को मिलता है। सिविल डिसोबीडियंस और डांडी मार्च के समय आरएसएस आती है, लेकिन एक संगठन के तौर पे नहीं। हेडगेवार इस्तीफा देते हैं, स्टेप डाउन करते हैं सरसंघ चालक के पद से, किसी और को बनाते हैं और खुद जाके मुख्य जो धारा है उसमें शामिल ना होके जो एक साइड ट्रिब्यूटरी आंदोलन थी जंगल सत्याग्रह करके, उसमें शामिल होते हैं जो सेंट्रल इंडिया में थी। इसके पीछे मूल कारण यह है कि आरएसएस के बारे में सोचना पड़ेगा कि उस समय 1930-31 में आरएसएस वो नहीं थी जो आज थी। बहुत ही छोटी सी एक, मतलब यूं समझिए कि बस एक डिस्ट्रिक्ट तक शहर में रिस्ट्रिक्टेड थी, नागपुर, और वो भी नागपुर में पूरी तरह से नहीं, कुछ मोहल्लों में थी उनकी प्रेजेंसी। तो खैर वो इंडिविजुअली शामिल होते हैं ताकि कोई बैकलैश ना हो संगठन पे उनके इन्वॉल्वमेंट के चलते, जो जाहिर से एक एंटी ब्रिटिश स्टैंड है उसके चलते आरएसएस पे कोई नुकसान ना हो, क्योंकि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाना नहीं है, लेकिन हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ और मजबूत बनाने।